सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका दोस्त और कोच प्रतोष चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई के चैप्टर 1 फ्रॉम बुक 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। सो लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हमारे देश इंडिया का जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, दैट्स इक्वल टू 1210 मिलियन, जो अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हमको सेकंड खड़ा करता है जस्ट आफ्टर चाइना, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर दैन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल पुट टुगेदर। कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है कि ये लार्ज पॉपुलेशन ही हमारे देश के लिमिटेड रिसोर्सेज पे इतना प्रेशर डालती है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। पर कभी कभार लोग इसे झुकलाते भी है, बिकॉज अगर हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमारे देश में रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा होता है। और फिर इसी का नाम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हम थोड़ा बहुत अपने आज के लिए सेव करें और कल के लिए थोड़ा सेव करें। आज की चीज़ को हम इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिस कारण सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कभी अराइज ही ना हो। In this chapter, we will discuss the patterns of distribution, density, growth, and composition of India's population. Sources of population data. जो population की data census operation collect करती है, वो हमारे देश में हर 10 साल में एक बार होता है। First population census जो इस देश में करवाया गया था, that was in 1872, and the first complete census was conducted in 1881. Distribution of population. अगर हम फिगर 1.1 जो एक मैप है इंडिया का, उसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़े तो हमें पता चलेगा कि patterns of spatial distribution of population shown on it, it is clear that India has a highly uneven pattern of population distribution. The percentage shares of population of the states and union territories make it clear that Uttar Pradesh has the highest population, followed by Maharashtra, Bihar and West Bengal. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे मैप में डॉट्स दिए गए हैं। आप हर एक डॉट को समझिए कि एक डॉट रिप्रेजेंट्स 2 लाख पीपल। इसलिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कितने कॉन्सेंट्रिक डॉट्स दिए गए हैं, जिसका मतलब हमें पता चलता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो या वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। पर आप जब अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे बहुत कम ही डॉट्स दिए गए हैं, जिस कारण आप कह सकते हो कि यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन बहुत कम है। सो दिल्ली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। लेट्स कंटिन्यू। अगर आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे टेबल्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, ये सारे स्टेट्स जो शायद से 10 से 11 स्टेट्स होंगे, मिलकर हमारे टोटल 28 स्टेट्स में से 76% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब बाकी के स्टेट्स में क्या पॉपुलेशन क्या रहती नहीं है, सिर्फ वो 34% या 24% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर उनका साइज़ तो बड़ा है कंपैरेटिवली। जैसे कि आप अगर देखो जम्मू कश्मीर इज ऑब्वियसली लार्जर स्टेट दैन वेस्ट बंगाल, पर उसका पॉपुलेशन इतना कम क्यों? यहाँ पे उनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि ऑन दी अदर हैंड शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन वेरी स्मॉल इन द स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर where it is just 1.04%, अरुणाचल प्रदेश where it's just 0.11% एंड उत्तराखंड where it's just 0.84%। मतलब मुश्किल से जस्ट 1% पॉपुलेशन वो लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और कभी कभार तो वो भी नहीं। इन स्पाइट ऑफ दी स्टेट्स हैविंग अ फेयरली लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, जो मैंने बोला था कि जम्मू कश्मीर तो स्टेट के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से वेस्ट बंगाल से कहीं ज़्यादा बड़ी है, पर फिर भी यहाँ पे इतना कम पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन क्यों? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या फिर जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल के बीच में जो एल्टीट्यूड का डिफरेंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि हायर एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की कमी होती है। ऐसे भी कुछ रीजन बन सकते हैं। यहाँ पे चलो कंटिन्यू करते हैं। Such an uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, socio-economic and historical factors। तो ये जो uneven spatial distribution है population का इस देश में, ये एक तरह पे संदेश भेजती है, एक तरह का संदेश भेजती है कि हमारे देश में पॉपुलेशन का फिजिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि क्लाइमेट, उस एरिया का लैंडस्केप या टेरेन, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किस एरिया में कितने लोग रहेंगे और कौन सी एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगी या स्पेसली पॉपुलेटेड। So these physical conditions determines the pattern of population distribution. Consequently, if we observe the North Indian plains, deltas and coastal plains, ये जो प्लेन्स जहाँ के आसपास से वाटर बॉडीज या रिवराइन बॉडीज पास करती है, जैसे कि गंगा वैली या फिर हमारे पेनिनसुलर स्टेट्स, उन एरियाज में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू सम इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स और हिमालयन ट्रेंचेस और सम नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। फिर भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान जहाँ पे इरिगेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, झारखंड जहाँ पे मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, या फिर पेनिनसुलर स्टेट्स जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट हो रहा है। ये कुछ रीजंस थे जिस कारण इन स्टेट्स में
लोगों का रहना या रहन सहन कम हो रहा था। पर जैसे गवर्नमेंट ने इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज फीचर्स, वहाँ पे पॉपुलेशन में हाइक या तो मॉडरेट या तो हाई इन टाइप से हाइक आने लगी, जिस कारण वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने लगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे मैप में डॉट्स दिए गए हैं। आप हर एक डॉट को समझिए कि एक डॉट रिप्रेजेंट्स 2 लाख पीपल। इसलिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कितने कॉन्सेंट्रिक डॉट्स दिए गए हैं, जिसका मतलब हमें पता चलता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो या वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। पर आप जब अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे बहुत कम ही डॉट्स दिए गए हैं, जिस कारण आप कह सकते हो कि यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन बहुत कम है। सो दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। लेट्स कंटिन्यू। अगर आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे टेबल्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, ये सारे स्टेट्स जो शायद से 10 से 11 स्टेट्स होंगे, मिलकर हमारे टोटल 28 स्टेट्स में से 76% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब बाकी के स्टेट्स में क्या पॉपुलेशन क्या रहती नहीं है, सिर्फ वो 34% या 24% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर उनका साइज़ तो बड़ा है कंपैरेटिवली। जैसे कि आप अगर देखो जम्मू कश्मीर इज ऑब्वियसली लार्जर स्टेट दैन वेस्ट बंगाल, पर उसका पॉपुलेशन इतना कम क्यों? यहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि ऑन दी अदर हैंड शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन is very small in the states like Jammu Kashmir where it is just 1.04%, Arunachal Pradesh where it's just 0.11% and Uttarakhand where it's just 0.84%। मतलब मुश्किल से just 1% पॉपुलेशन वो लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और कभी कभार तो वो भी नहीं। इन स्पाइट ऑफ दी स्टेट्स हैविंग अ फेयरली लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो मैंने बोला था कि जम्मू कश्मीर तो स्टेट के हिसाब से जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वेस्ट बंगाल से कहीं ज़्यादा बड़ी है, पर फिर भी यहाँ पे इतना कम पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन क्यों? इसके कुछ कारण हो सकते हैं, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया, वहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, या फिर जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल के बीच में जो एल्टीट्यूड का डिफरेंस है। जैसे कि हम जानते हैं कि हायर एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की कमी होती है। ऐसे भी कुछ रीजन बन सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सच एन अनइवन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो ये जो अनइवन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का इस देश में, ये एक तरफ में संदेश भेजती है, एक तरह का संदेश भेजती है कि हमारे देश में पॉपुलेशन का फिजिकल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि क्लाइमेट, उस एरिया का लैंडस्केप या टेरेन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किस एरिया में कितने लोग रहेंगे और कौन सी एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगी या स्पेसली पॉपुलेटेड। सो दीज फिजिकल कंडीशंस डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ population distribution. Consequently, if we observe the North Indian plains, deltas and coastal plains, ये जो प्लेन्स जहाँ के आसपास से वाटर बॉडीज या रिवराइन बॉडीज पास करती है, जैसे कि गंगा वैली या फिर हमारे पेनिनसुलर स्टेट्स, उन एरियाज में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू सम इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स और हिमालयन ट्रेंचेस और सम नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। फिर भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान जहाँ पे इरिगेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, झारखंड जहाँ पे मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, या फिर पेनिनसुलर स्टेट्स जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट हो रहा है। ये कुछ रीजंस थे जिस कारण इन स्टेट्स में लोगों का रहना या रहन सहन कम हो रहा था। पर जैसे गवर्नमेंट ने इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज फीचर्स, वहाँ पे पॉपुलेशन में हाइक आने लगी, जिस कारण वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने लगी और ये प्लेसेस भी थिनली पॉपुलेटेड से डेंसली पॉपुलेटेड की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड लेने लगी। अमंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट वंस आर एवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो अमंग ऑल दी सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया था पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने में कि कहाँ पे डेंसली होगा, कहाँ पे डेंस होगा, कहाँ पे स्पेर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज टॉपिक्स आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कि ह्यूमन सेटलमेंट्स किस किस पैटर्न्स को फॉलो करते हुए डेवलप होगी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम एंड अर्बनाइजेशन का अपब्रिंगिंग हमारे पूरे देश में। It is observed that the regions falling in the river plains and coastal areas of India have remained the regions of larger population concentration. So जो regions थे जो river के आसपास थे या फिर coastal areas में थे हमारे देश में, have remained the regions of larger population concentration. Even though इन natural resources का जैसे कि land, water का use कम होने लगा है, आज आजकल के हमारे देश में प्राइमरी एक्टिविटीज से ज़्यादा सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ होने लगे, बट स्टिल एज हमारी हिस्ट्री इन एरियाज़ की तरफ इंक्लाइंड थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या फिर बहुत सारे सिविलाइजेशन रिवर्स के पास ही एस्टैब्लिश हुए थे। इस कारण हम ये नोटिस कर सकते हैं कि आज के डेट पे भी ज़्यादातर सेटलमेंट्स वही बनते हैं जहाँ पे पास में कोई रिवराइन स्ट्रक्चर हो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ऑन द अदर हैंड, द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, Pune, Ahmedabad, Chennai and Jaipur
have higher concentration of population because of industrial development like industrialization and urbanization, drawing a large numbers of people from rural to urban migrants. ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेंट्स होते हैं ये गांव से शहरों में, जैसे कि इन शहरों के नाम दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये इन शहरों में इसलिए आते हैं ताकि उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण जॉब्स मिल सके या अर्बनाइजेशन के चक्कर में वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, स्कूलिंग दे सके, वो अपने फैमिली को अच्छे से एक अच्छी लाइफ लीड करने में हेल्प कर सके. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ पीपल्स पर यूनिट एरिया. सो पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया. It helps in getting a better understanding of the spatial distribution of population in relation to land. According to 2011, density of population in India is 382 persons per square kilometer. ये एक important 1 mark question है, आप इसको मार्क कर सकते हैं कि according to 2011 हमारे देश की density of population क्या थी? It was 382 persons per square kilometer. There has been a steady increase of more than 200 persons per square kilometer over the last 50 years as the density of population increased from 117 persons per square kilometer in 1951 to 382 persons per square kilometer in 2011. तो करीब करीब 170 persons per square kilometers का इंक्रीज हमने इन कुछ नियर अबाउट 60 years में देखा है. Few data represents that an ideal of spatial variation of population densities in the country ranges from as low as 17 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,297 persons in the National Capital Territory of Delhi. तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री स्टेट्स के पॉपुलेशन डेंसिटीज़ के बारे में आंकड़े दिए होंगे, आप उनको मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. अरुणाचल प्रदेश का डेंसिटी क्या होगा? 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. दिल्ली का क्या होगा? 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. बिहार जैसे स्टेट का क्या होगा? अभी हम करंटली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पे फोकस करेंगे फिर से. बिहार में क्या है? 1,102. वेस्ट बंगाल 1,229. इन सबके आगे आप क्या लिखेंगे एग्जाम में? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. And Uttar Pradesh में 828 have higher densities, while Kerala 859, Tamil Nadu 555 have higher densities among the peninsular Indian states. तो ये सारे सदर्न स्टेट्स हैं जिनके ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई है. स्टेट्स लाइक आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटीज़. तो मॉडरेट डेंसिटीज़ के एग्जाम्पल क्या होंगे, किन स्टेट्स के होंगे? दोज वुड बी असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा. एंड few are the hill states of Himalayan regions and northeastern states of India which have relatively lower densities. तो excluding Assam ये सारे states में relatively lower densities पाई गई है, while union territories excluding the Andaman Nicobar Islands have very high population density. The density of population as discussed in the earlier paragraph is a crude measure of human and land relationship. तो density of population basically एक crude relationship है या crude measure है of human and land relationship. To get a better insight into the human-land ratio in terms of pressure of population on total cultivable land, the physiological and agricultural densities should be found out, which are significant for a country like India having a large agricultural population. तो जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक क्रूड मेजर है ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप्स का. तो इन ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप के बारे में एक बेटर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमको क्या ढूंढना चाहिए? फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज़. इनको खोजने पे हमको थोड़ा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा. एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया जो एक लार्जली एक एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है. ये है फिगर 1.2 और यहाँ पे आप लेजेंड में देख सकते हैं ये जो डार्क कलर शेडेड स्टेट्स होंगे वो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी अबव 1201. और फिर नेक्स्ट वाले है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड अकॉर्डिंग टू द लेजेंड जहाँ पे स्ट्राइप्ड लाइन्स होंगे वहाँ पे सबसे कम. तो उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना कम पॉपुलेशन है. सो लेट्स कंटिन्यू. या इस बॉक्स में आप थोड़े डेफिनेशंस देख सकते हो. तो बेसिकली डेफिनेशंस नहीं मतलब अगर आपको कोई सम देते हैं एग्जाम में तो यूजुअली कभी कभार आ जाते हैं तो आपको जो गिवन डेटा रहेगा उससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं. फिजियोलॉजिकल डेंसिटी खोजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टोटल पॉपुलेशन एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया. इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मिल जाएगी. एग्रीकल्चरल डेंसिटी. एग्रीकल्चर डेंसिटी के लिए आपको क्या लगेगा? टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन एंड नेट कल्टिवेबल एरिया. इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एग्रीकल्चरल डेंसिटी मिल जाएगी. Agricultural population includes cultivators and agricultural laborers and their family members. तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बेसिकली कल्टीवेटर्स और जो एग्रीकल्चरल लैंड में लेबर्स का काम करते हैं उनकी फैमिली को मेंबर्स जो हो ये तीन ग्रुप्स को मिलकर एक पॉपुलेशन जो बनता है वो होता है एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज in the number of people living in a particular area between 2 points of time. Its rate is expressed in percentage.
population growth has two components, namely natural and induced. Natural growth is analyzed by assessing the crude birth and death rate. तो अगर आप बेसिकली सिर्फ बर्थ एंड डेथ रेट्स के बीच में डिफरेंसेस खोजेंगे और बर्थ एंड डेथ रेट को एनालाइज करोगे तो आपको कंट्री के पॉपुलेशन के नेचुरल ग्रोथ के बारे में पता चलेगा. एंड इंड्यूस कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया. और अगर आप किसी कंट्री के माइग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की पढ़ाई करोगे जिसमें कि कितने लोग कंट्री में आ रहे हैं या कितने लोग उस कंट्री से बाहर जा रहे हैं, ये कंट्री बेसिकली कोई स्टेट भी हो सकती है, कोई विलेज भी हो सकता है, कोई सिटी भी हो सकता है. तो माइग्रेशन के बारे में जब आप स्टडी करो उसको बोलते हैं इंड्यूस कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना. तो अगर आप क्रूड बर्थ रेट मतलब बेसिकली अगर आप सिर्फ बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में पढ़ते हो तो आप किसके बारे में जान रहे हो, नेचुरल ग्रोथ के बारे में. और ग्रोथ के इंड्यूस कंपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए आप क्या पढ़ोगे, माइग्रेशन बेसिकली ऑन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एन गिवन एरिया. हाउएवर इस प्रेजेंट चैप्टर में हम लोग बेसिकली नेचुरल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे. The decadal and annual growth rates of population in India are both very high and steadily increasing over time. हमारे देश का एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट्स 1.64%. तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे देश का एनुअल ग्रोथ रेट क्या है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट्स 1.64%. What is population doubling time? Population doubling time is the time taken by any population to double itself at its current annual growth. तो अपने करंट एनुअल ग्रोथ रेट पे जो हमारे देश का 1.64 है उस रेट पे एक पॉपुलेशन को अपने आप को डबल करने पे जितना टाइम लगता है उसे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहेंगे. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज़ बीन कॉज्ड बाय एनुअल ग्रोथ, एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयरफॉर शोज डिफरेंट ट्रेंड्स. तो हमारे देश में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखी गई है इन द लास्ट 1 century ये कॉज की थी बाय द एनुअल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन. These are 4 distinct phases of growth. तो अभी हम करेंटली 4 distinct phases of growth के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले कि हम एक ये फिगर पॉइंट 13 देख सकते हैं, ग्रोथ रेट इन परसेंट. तो जो डार्क है वो सबसे हाईएस्ट परसेंट होगा जो अबव 25 है और जो लाइन या स्ट्राइप्ड होंगे वो होगा लेस दैन 10. तो उसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे बिहार में भी बहुत ज़्यादा है. पर अरुणाचल प्रदेश के नीचे पर आप अगर नागालैंड में देखोगे तो नागालैंड में पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बहुत कम है. इवन इन केरला. सो जो हम 4 डिस्टिंक्टिव फेसेस के बारे में बात करने वाले थे पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट्स में, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फेज 1, पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921. जो ये नियरली 20 ईयर्स का पीरियड था, इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. सिंस इस पीरियड में जो ग्रोथ रेट था दैट वाज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 1921. तो इन 10 सालों के लिए हमारे कंट्री ने नेगेटिव ग्रोथ रेट को भी रिकॉर्ड किया था. ये क्यों होता था, बिकॉज हमारे करंट फेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थे, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो. और ये क्यों होते थे, बिकॉज हमारे देश में पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज थी, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज. इन सबको हम लार्जली रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं फॉर हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स इन दिस पीरियड. फेज 2, द डेकेड्स of 1921 to 1951 are referred to as the period of steady population growth. Overall, health and improvement देखी गई थी throughout the country, which brought down the mortality rate. At the same time, better transport and communication system improved distribution system. तो हमारे health and sanitation system और हमारे distribution system में development देखी गई थी. But still, due to illiteracy और हमारे literacy में जो कमी देखी गई थी पूरे country में, हमारा crude birth rate remained high in its period, leading to higher growth rate than the previous phase. This is impressive at the backdrop of Great Economic Depression during 1920s and World War II. Phase 3, decades 1951 to 1981. These decades are referred to as the period of population explosion in India, which was caused by rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in the country. इस टाइम में हमारा जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था दैट वाज एज हाई एज 2.2%, जो अभी हमारा 1.6 के आसपास है. It is in this period after independence that development activities were introduced through a centralized planning process. And हमारी economy started showing up, ensuring the improvement of living conditions of people at large. Consequently, there was a high natural increase and higher growth rate. Besides all these, international migration bringing in Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even some Pakistanis contributed to this high growth rate. तो हमारे सारे फेज 3 में हमारे नियरली सारे जो सिस्टम्स थे उनमें डेवलपमेंट देखी गई थी, पर स्टिल लिटरेसी थी, जिस कारण हमारा बर्थ रेट हाई था, पर हमारी जो डेथ रेट थी, मोर्टेलिटी रेट है, उसमें ड्रामेटिक डाउनग्रेड देखा गया था, जिस कारण लोग मरते नहीं थे
बट लोगों ने ज़्यादा एक मतलब बच्चों को जन्म देना स्टार्ट किया था। एंड आफ्टर ऑल दीज हमारे देश ने बाहर से लोगों को एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट किया, लाइक द माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान, जिस कारण हमने एक पॉपुलेशन बूम देखा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 4। इन द पोस्ट 1981 टू टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया था क्रूड बर्थ रेट, और इसके लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल भी मानेंगे कि बर्थ रेट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड के कारण ही हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में भी डिक्लाइन देखा गया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। तो जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया, इसके लिए हम लोग एक तो बर्थ रेट में डिक्लाइन को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, पर रिस्पॉन्सिबल मानने से पहले हमको बाकी फैक्टर्स के बारे में भी जानना चाहिए, जैसे कि मैरिज का जो मीन एज था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, जिस कारण मैरिज में डिले होने लगे, जिस कारण बर्थ रेट में एक छोटा सा डिक्लाइन देखा गया। सो लड़कियों को एजुकेशन मिलने लगी, लड़के एजुकेट होने लगे, और जो गाँव में जो लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, जिस कारण उनको समझ में आया कि बच्चों में कमी अच्छी है। मतलब अगर जो बोलते हैं, एक नारा था फेमस पहले के ज़माने में, बच्चे दो ही अच्छे, तो एक टाइम के लिए लोगों को ये समझ में आने लगा, लोगों ने इसको सच माना कि बच्चे दो ही अच्छे। वरना बेसिकली अगर आप बिहार और यूपी में जाएंगे तो जो लोग थे वो इतने सारे बच्चे इसलिए पैदा करते थे क्योंकि उनको लगता था अगर बच्चे ज़्यादा हो तो काम करने के लिए ज़्यादा हाथ और पैसे कमाने के लिए भी। पर वो लोग ये भूल जाते थे कि इन बच्चों को फीड करने के लिए भी तो उन्हें खाना देना होगा, पैसे जमा करने होंगे, जिस कारण आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी में जी रही थी। बट फेज़ 4 में आकर लोगों को ये समझ में आने लगा, जब उनको लिटरेसी मिल, वो लिटरेट होने लगे कि बच्चे दो ही अच्छे या फिर एक भी बहुत अच्छा है, जिस कारण हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी होने लगी और हमारे देश में बर्थ रेट में भी एक डिक्लाइन देखा गया। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री, and it has been projected by World Development Report that population of India will touch 1,350 million by 2025। तो देखते हैं 4 साल में ऐसा कुछ होता है कि नहीं। पर बीच में तो कोरोना की महामारी आ गई थी, जिसने शायद से बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट्स में एक भूकंप सा लाया होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 to 2001 in Indian states and union territories shows very obvious pattern. States like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry, Goa show a low rate of growth not exceeding 20% over the decade। तो ये जो सारे स्टेट्स थे, इन लोगों ने लो रेट ऑफ ग्रोथ को डिस्प्ले करने लगे, जो पर डेकेड 20% से भी कम होता था। इन सब में से केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट, और वो क्या था, 9.4। नॉट ओनली इन दिस ग्रुप ऑफ द स्टेट्स बट ऑल्सो इन द कंट्री एज ए होल। तो ये जो 9.4 का आंकड़ा था, ये सिर्फ इस ग्रुप में ही नहीं पर पूरे कंट्री में भी सबसे कम आंकड़ा था। अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, north and north central parts of the country has relatively high growth rate than the southern states. It is in this belt comprising Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Sikkim, Assam, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो ऑन एन एवरेज था वो 20 से 25% में रह गया था। During 2001 to 2011, growth rates of almost all states and union territories have registered a lower figure compared to those previous decades, namely the 1991 to 2001. The percentage decadal growth rates of the 6 most populous states, namely Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, have all fallen during 2001 to 2011. Compared to 1991 to 2001, the fall being the lowest for Andhra Pradesh, 3.5 percentage points. तो ये जो फॉल हमने सारे 6 स्टेट्स में देखा गया था, हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में सबसे कम जो रेट का डिक्लाइन देखा गया था परसेंटेज पॉइंट्स में, वो था आंध्र प्रदेश में, जो था सिर्फ 3.5% का। और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया था महाराष्ट्र में, जहाँ पे ये डिक्लाइन 6.7 परसेंटेज पॉइंट्स का था। तमिलनाडु 3.9 परसेंटेज पॉइंट्स एंड पुडुचेरी 7.1 परसेंटेज पॉइंट्स हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज ड्यूरिंग 2001 to 2011 ओवर प्रीवियस डिकेड्स। और तमिलनाडु और पुडुचेरी में इन परसेंटेज पॉइंट्स का एक इंक्रीज देखा गया था ओवर दिस प्रीवियस डिकेड्स। An important aspect of population growth in India is growth of its adolescence. At present, the share of adolescents that is up to age group of 10 to 19 is 20.9% according to 2011 census. According to 2011 census, हमारे देश में adolescents का शेयर जो यूजुअली 10 to 19 years के होते हैं वो है 20.9%, among which male adolescents constitute 52.7% and female adolescents constitutes 47.3%. There are many challenges for the society as far as these adolescents are concerned. Some of them for examples are lower age at marriage, illiteracy, particularly जो बहुत ज़्यादा prominent है female literacy, जिसको चैलेंज करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। स्कूल ड्रॉपआउट्स, लो intake of nutrients, high rate of maternal mortality of adolescent mothers, high rate of HIV and AIDS infection, physical and mental disability or retardedness, drug abuse and alcoholism, juvenile delinquency and committance of crimes।
तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं ये यूजुअली हमारे देश में तभी देखे जाएंगे अगर हमारे देश के एडल्सेंस वल्नरेबल हो या फिर किसी गलत रास्ते में जाए। तो हमारे देश की गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे देश की फ्यूचर सही हाथों में हो, ना कि गलत हाथों में। In view of these, the government of India has undertaken certain policies to impart proper education to the adolescents groups so that their talents are better channelized and properly utilized. तो इसका एक एग्जाम्पल है इन पॉलिसीज़ का द नेशनल यूथ पॉलिसी। द नेशनल यूथ पॉलिसी इज one example which has been designed to look into the overall development of a large youth and adolescent population. तो ये जो NYP पॉलिसी थी ये 2014 में लॉन्च की गई थी in the month of February. It proposes a holistic vision for the youth of India, which is to empower the youth for the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in community of nations. तो NYP ने एक होलिस्टिक विजन रखा था कि वो इस देश के हर एक एडल्सेंट को उसके पूरे पोटेंशियल से अवगत कराएगी और हमारे देश को इन स्टूडेंट्स के या फिर इन यूथ के बलबूते पे कम्युनिटी ऑफ नेशंस में एक स्थान दिलवाएगी। NYP 2014 हैज़ डिफाइंड यूथ एज पर्सन्स इन द एज ऑफ 15 to 29 ईयर्स। तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है फॉर 1 मार्क कि NYP ने 2014 में यूथ को कैसे डिस्क्राइब किया था। यूथ आर डिस्क्राइब एज पर्सन्स इन द ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट। तो इस पॉलिसी थी जो ये नेशनल पॉलिसी थी, इट वॉज द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये कब डिक्लेयर हुई थी? 2015 में। इट वॉज डिक्लेयर टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट विद इन द कंट्री एंड टू अलाइन दीज टू कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स। तो हमारे देश में जब ये नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को 2015 में लागू किया गया था, इसने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिससे स्किलिंग एक्टिविटीज़ सारे बच्चे कैरी आउट कर सकते थे हमारे देश में एंड इट अलाइन टू दीज कॉमन स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे स्किल्स को एक कॉमन स्टैंडर्ड में लाया गया और सारे स्किल्स को 2 डिमांड सेंटर्स के बीच में ब्रिज करवाया गया। It appears from the above discussion that growth rate of population is widely variant over space and in time the country and also highlights various social problems related to the growth of population. However, in order to have a better insight into the growth pattern of population, it is also necessary to look into the social composition of population. तो यहाँ पे हम पार्ट 1 को एंड करते हैं, आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इन द सेकंड पार्ट। सो टिल देन, थैंक्स, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही CBSE क्लास 12 रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो, जो ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड ब्रांच में आती हो, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।